बहुत साल पहले का बात है। सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर अपने राजा के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर खान। वो जंगलों के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। शेर खान जानवरों की कोई भी मुसीबत में मदद करते थे। इस प्रकार उस जंगल में सभी जानवरों की दिन अच्छी तरह बीत रही थी। एक दिन एक भेड़िया उनके बीच रहने आया। उनको देख बंदर स्वागत करने लगा। अरे देखो देखो, हमारा जंगल कितना सुंदर और शांत है कि दूसरे जंगल के जानवर भी यहाँ रहने आए हैं। अरे कौन है वह जो हमारे बीच रहने आया है? वो देखो, वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा है। और भेड़िया भाई, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तुम भी हमारे साथ रहो। बंदर की बात सुनकर भेड़िया थोड़ा आगे आता है, फिर कहता है, अरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें यहाँ रहने का मौका दिया। मैं हमेशा आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। भेड़िए के बारे में हाथी और हिरनी आपस में बात करने लगे। देखने में तो वह शांत ही लग रहे हैं, लेकिन क्या वह हमारे साथ मिलजुल कर रह पाएंगे? मुझे भी वह शांत ही लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें इतना जल्दी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। वह आज ही हमारे जंगल आए हैं, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें इस पर नजर रखना होगा, क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हाथी और हिरनी अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। भेड़िया भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। भेड़िया को साथ में आते देख हाथी और हिरनी रुक जाता है। फिर भेड़िया हाथी से कहता है, अरे हाथी भाई, आप बहुत अच्छे हो और मददगार भी। अरे अरे, ऐसा नहीं है। हर जीव अपने कर्म से बड़े होते हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। हाथी भैया, मैं घर जा रही हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी जाना पड़ेगा, बहुत देर हो गया। अरे हिरनी बहन, मुझे आपसे थोड़ा बात करना है। अच्छा ठीक है, जल्दी बताइए, क्या बात करना चाहते हैं? मुझे अपना घर भी जाना है। कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे इस जंगल के राजा के बारे में जानना है। हमारे जंगल का राजा शेर खान है और वह बहुत अच्छा है। वो हम सबकी सुरक्षा करता है और सबकी मदद भी करता है। इस तरह बात करते करते भेड़िया हिरनी के घर तक पहुंच जाता है। हिरनी बहन, क्या आप यहीं पे रहते हैं? यही आपका घर है? हाँ हाँ, यही मेरा घर है। यही मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। आज से मैं आपका नया दोस्त हूँ। मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। यह कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। फिर हिरनी मन ही मन कहती है, कितना अच्छा है हमारा नया साथी, दिल का बहुत साफ लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल में एक एक करके जानवरों के बच्चे गायब होने लगते हैं। सभी बहुत चिंतित हो गए कि आखिर उन सब के बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमारे बच्चे कैसे गुम हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। मुझे बहुत डर भी लग रही है। हमारे बीच तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे लगता है जंगल में कोई भूत और पिशाच का प्रकोप बढ़ गया है। यह तो बहुत गलत हो रहा है। हमारे साथ कौन ऐसा कर सकता है? आप लोगों को अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। फिर सब मिलकर राजा के पास जाते हैं और अपने बच्चों की गायब होने की शिकायत करने लगते हैं। अपनी प्रजा की ऐसी बातें सुनकर राजा शेर खान बहुत दुखी हो जाता है। हमारे जंगल में यह सब क्या चल रहा है? हमारे जंगल तो सबसे शांत था, लेकिन पता नहीं हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई है। खैर, आप लोग जाइए, मैं इस समस्या का कोई उपाय सोचता हूँ। फिर सभी जानवर अपने अपने घर वापस लौट आए और सब डर डर के रहने लगे। इधर हाथी हिरनी के घर पर जाकर इस समस्या का बात करने लगे। अब हम लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। कब क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, आप सही बोल रहे हैं हाथी भैया। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, हम लोग को सावधान रहना होगा। तभी खरगोश वहाँ पर भागते हुए आता है और कहता है,
अरे कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कहीं नहीं मिल रहा है मेरा बच्चा, कोई मदद करो मेरी, कोई मदद करो। अरे यह तुम क्या कह रहे हो? अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा था, अभी क्या हो गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मैं अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर काम करने गई थी। जब मैं काम करके वापस आई तो मेरा बच्चा नहीं था। मैंने सारे जगह ढूंढ लिया लेकिन वह कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान, यह क्या जुल्म हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा है। मुझे लगता है हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारे पल पल की खबर हमारे दुश्मनों को बता रहा है। यह बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो, मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं। इतना कहकर वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरणी अपने बच्चों को घर में अकेला रखकर जंगल में जाती है खाना ढूंढने के लिए। खाना ढूंढते ढूंढते उसे बहुत देर हो जाती है। अरे बाप रे, खाना ढूंढने में बहुत देर हो गई। मेरे बच्चे घर पर अकेला है, मुझे अब जल्दी घर जाना है। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे घर पर ठीक है या नहीं। भगवान मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इतना कहकर हिरणी भाग के अपने घर की ओर जाती है। जब वह अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बच्चा तो वहां पर है ही नहीं। फिर वह बाहर आकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बच्चे नहीं है, अब मैं क्या करूं? आज मेरा भी बच्चा गायब हो गया। हिरणी का रोने का आवाज सुनकर खरगोश वहां पर आ जाता है। क्या हुआ हिरणी बहन, तुम रो क्यों रही हो? आज मेरा भी बच्चा गायब हो गया है। मैं बाहर गया था खाना लाने, जब मैं वापस आकर अपने घर आया तो देखा कि वहाँ पे मेरा बच्चा नहीं है। अब मैं क्या करूं? शोरगुल सुनकर हाथी भी वहां पर आ जाता है और सारी बात सुनने के बाद बोलता है, एक बार वह दरिंदा अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे अपनी सूर में लपेट कर पटक पटक कर उसको चटनी बना दूंगा। बात करते करते उन लोगों को भेड़िया पर शक हो जाता है और वह सब मिलकर उसकी शिकायत राजा से करने जाते हैं। महाराज, मुझे तो पूरा शक है कि वह भेड़िया हमारे बच्चे को शिकार बना रहा है, लेकिन वह बहुत होशियार है, वह कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहा। मुझे भी उसी पर शक है महाराज, क्योंकि उसके आने के बाद ही जंगल में ये सब चल रहा है। आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं राजा हूँ, मुझे तो सबूत चाहिए। मैं बिना सबूत का उसे कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग उसके खिलाफ सबूत लेकर आइए, फिर मैं उसको दंड दूंगा। महाराज शेर खान का बात सुनकर सभी जानवर बहुत उदास हो जाते हैं और वह सब वहां से वापस आने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं। अगर उस भेड़िया के खिलाफ एक भी सबूत मिल जाए तो मैं खुद ही उसे मार के ख़त्म कर दूंगा, फिर राजा का कोई ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम लोग राजा के पास बहुत उम्मीद लेकर गए थे कि वह हमारे मदद करेंगे। ऐसा राजा का क्या लाभ जो हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को हिफाजत नहीं कर सकते। देखो भाइयों, अभी यह वक्त राजा का बात करने का नहीं है। इस विषय में हम बाद में भी सोच सकते हैं। फिलहाल तो हमें उस राक्षस को पकड़ना है जो हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। मुझे तो उसी भेड़िया पर ही पूरा शक है। वह अच्छा बनने का नाटक करके हमारे साथ यह सब कर रहा है। हमें कुछ ऐसी योजना बनाना चाहिए जिससे हम उस राक्षस को नंगे हाथ पकड़ सकें। हम सब अपनी अपनी योजनाएं बनाएंगे और जिसका योजना सबसे अच्छा हुआ हम उस पर काम करेंगे। चलो राजा के पास चलते हैं। योजना के अनुसार बंदर सारे जंगल में राजा के साथ बैठक की घोषणा करता है। फिर सारे जानवर राजा के पास चलने लगते हैं। इधर भेड़िया झाड़ में छुपकर सब कुछ देख रहा था। अच्छा, तो राजा के साथ आज सारे जंगल का बैठक है, तो सारे जानवर राजा के पास ही जाएंगे, यानी सबके बच्चे घर में अकेले रहेंगे। आज मुझे फिर से शिकार करने का अच्छा मौका मिला है। फिर भेड़िया अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ सभी मिलकर महाराज शेर खान को भेड़िया के खिलाफ सबूत दिखाते हैं और वह बोलते हैं कि महाराज, आज भेड़िया को नंगे हाथ पकड़ने का अच्छा मौका है। फिर महाराज शेर खान जानवरों की बात मानकर
उस भेड़िया का पीछा करने लगता है। भेड़िया खरगोश के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखकर उसके घर के अंदर चला जाता है। महाराज शेर खान भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है और वह अंदर जाकर देखते हैं कि उस भेड़िया ने खरगोश के बच्चे को शिकार करने ही वाला था कि वह उस पर और उसे वहीं मार देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि हमें नए लोगों को मदद तो करनी चाहिए, लेकिन उस पे आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान हमेशा जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। एक सियार शेर खान का वफादार मंत्री था। वह जंगल में घूमता और सारे समाचार लाकर शेर खान को देता रहता था। एक दिन सियार शेर खान के पास आया और कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं आपके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसीलिए ये सब कह रहे हैं कि आपकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपका संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। हाँ, जंगल की जानवर सही कह रहे हैं। मेरा संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा, इसीलिए मैं अवश्य शादी करूंगा। तुम शादी की तैयारियां करो। फिर शेर खान की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो रहे थे। जंगल के सभी जानवरों को शादी में बुलाया गया था। सिर्फ एक छोटे से चूहे को छोड़कर शादी में बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी जानवर पेट भर खाना खाया। इधर चूहा को निमंत्रण ना मिलने के कारण वह बहुत गुस्से में था। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने मुझे शादी में ना बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इस बात को लेकर चूहा बहुत ही नाराज था। वह मन ही मन सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वह एक योजना बनाता है। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा और शादी में उस शेर को छोड़ के सभी को आमंत्रित करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर चूहे ने शादी करने का फैसला कर लिया और वह अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक दुल्हन दिखाई पड़ा। फिर चूहे ने उसके पास जाकर कहा, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन इसके साथ से तो मैं बिल्कुल नहीं शादी करूंगा। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर के दुल्हन से भी सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। फिर चूहा आगे जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गया। दुल्हन की खोज को लेकर चूहा चिंतित हो गया। वह सोच रहा था कि भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन उसे कहाँ मिलेगा। यह सोचते सोचते वह चल ही रहा था कि उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि सूर्य भगवान आसमान में चमक रहे हैं। तभी उसके दिमाग के बत्ती जली। अरे वाह, सूर्य भगवान तो सबसे शक्तिशाली है। कितना तेज है उनका। यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होगी और शक्तिशाली भी। फिर चूहा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए बैठ गया और सूर्य भगवान को तपस्या करने लगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इधर चूहे को तपस्या करते हुए देखकर सूर्य भगवान बहुत आश्चर्य हुए कि यह नन्हा सा चूहा उनकी तपस्या क्यों कर रहा है। फिर सूरज भगवान चूहे के सामने प्रकट हुए। बोलो नन्हे से चूहे, तुम मेरे तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुमको? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह सब दूंगा। हे भगवान, आप आगे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक नन्हा सा चूहे की बात सुनकर आप मेरे पास आ गए। हाँ, मैं सचमुच तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मैं शादी करना चाहता हूँ।
अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने यह प्रण किया है भगवान कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा मैं उसके बेटी से ही शादी करूंगा, और आप इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, इसीलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। चूहे की बात सुनकर सूर्य भगवान सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इस छोटी सी चूहे के साथ अपनी बेटी का शादी कैसे कर सकता हूँ, और फिर उन्होंने मन ही मन सोचने लगे, यह चूहा तो बिल्कुल पागल लग रहा है। इससे भला मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ? कुछ भी करके मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा, मगर कैसे? मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तभी उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने चूहे से कहा, अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। मुझे अपनी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा? सूर्य भगवान का बात सुनकर चूहा मन ही मन बहुत खुश हो गया और उसके मन में लड्डू फूटने लगे। तभी सूर्य भगवान बोलते हैं, लेकिन एक समस्या है, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, और तुमने प्रण किया है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा तुम उसी के बेटी से शादी करोगे। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी की तो तुम्हारा प्रण टूट जाएगा। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हो? आपसे भी शक्तिशाली? आपसे शक्तिशाली भला इस दुनिया में और कौन हो सकता है? मुझसे शक्तिशाली तो वह बादल है जो अपने परछाई से मुझे भी ढक देता है। यह सुनकर चूहा आसमान की तरफ बादल को देखने लगा और बोला, अगर बादल आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है तो मैं फिर उसकी बेटी से ही शादी करूंगी। आप उसे नीचे बुलाइए। फिर सूर्य भगवान ने बादल को नीचे बुलाया और बादल उनकी बात मानकर धीरे धीरे नीचे आया। बादल जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली हो। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यमानी समझूंगा अगर आपकी विवाह मेरी बेटी से हुई, लेकिन मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो हवा है जो हमें भी उड़ाकर दूर चला जाता है। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, फिर मैं हवा की बेटी से ही शादी करना चाहता हूँ। आप हवा को बुलाइए। फिर बादल ने हवा को बुलाया और हवा धीरे धीरे करके नीचे आया। फिर चूहा ने अपनी विवाह का प्रस्ताव हवा को बताया। फिर हवा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी बेटी की विवाह आपके साथ होता है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत है जो हमारे हवा के झोंकों को भी रोक देता है। आप उनकी बेटी से ही शादी कीजिए। फिर पर्वत को भी बुलाया जाता है और चूहे ने पर्वत के सामने भी अपना प्रस्ताव रखता है। पर्वत जी, आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको कोई ऐतराज है? मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यकीन नहीं कर सकता कि आपसे शक्तिशाली भी दुनिया में और कोई होगा। हाँ है, मेरे शिखर पर एक मोटा सा चूहा रहता है। वह मुझे रोज कुतर कुतर के वहाँ एक बड़ा सा सुरंग बना लिया है और उसमें अपने बच्चों और परिवार के साथ रहता है। वह मुझसे भी शक्तिशाली है। आप उसी के बेटी से क्यों नहीं शादी कर लेते? अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे ले चलो उसके पास। मैं उसके बेटी से ही शादी करना चाहता हूँ। फिर सब मिलकर उस मोटे चूहे के पास जाता है और उसके पास उस नन्हा सा चूहा का शादी का प्रस्ताव रखता है। फिर जब नन्हा चूहा उस मोटे चूहा की बेटी को देखते हैं तो वह उसे बहुत पसंद आता है और फिर उन दोनों का शादी बहुत ही धूमधाम से होता है। नन्हे चूहे ने जंगल की सारे जानवरों को निमंत्रण दिया, लेकिन शेर से बदला लेने के लिए उसने उनको निमंत्रण नहीं भेजा। जब शेर खान को इस बात की खबर होती है तो शेर खान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अगले दिन सियार को उस चूहे के पास भेजता है और बोलता है, उस चूहे को कल मेरी दरबार में हाजिर करो।
अगले दिन सियार उस चूहे को बुलाने के लिए उसके घर पर जाता है। अरे चूहा भाई, तुमको शेर खान ने याद किया है, जल्दी चलो। चूहा सियार के साथ शेर खान के दरबार में जाता है। उसे देखते ही शेर खान चिल्लाकर बोलते हैं, क्यों रे चूहे, तुम्हारी इतनी बड़ी दुस्साहस। तुमने अपनी शादी में जंगल की सभी पक्षी और जानवरों को निमंत्रण दिया और तुमने मुझे बुलाना सही नहीं समझा। मैं इस जंगल का राजा हूँ और सबसे शक्तिशाली भी। अगर मैं चाहूँ तो तुमको एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, जब आपने अपनी शादी में पूरे जंगल को निमंत्रण दी और मुझे नहीं दी, तब मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था। यही एहसास दिलाने के लिए मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों रे सियार, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुमको बोल दिया था कि जंगल के कोई भी पशु पक्षी छूटनी नहीं चाहिए। फिर तुमने इस चूहे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई। मैंने सोचा यह छोटा सा जीव, इसको क्या निमंत्रण देने का, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। मुझे आप माफ कर दीजिए। ठीक है, अगले बार से ध्यान रखना। मेरे लिए जंगल का हर जीव एक जैसा है।